हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है भाभी। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे पूरा एंड तक ज़रूर सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़बार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरजती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी बहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आज़ाद फिजा में पली थीं, हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थीं, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह गुल खिलाएगी। लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर सब लोग जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसाकर बाकी सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना समझना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज़्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहना करती थीं। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त तो उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चिपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मैम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पैदर पै बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ही बड़ी प्यारी लगती थी और मैके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफ़ों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुगड़, नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पाँव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की शलवारों से वो ऐसे जलते थे कि बस तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो शलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफ़ी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बस थी सबकी चहेती। उसे बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या ज़रूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गोडर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थीं। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए और भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गईं। हम लोग मज़े से चाय पीते रहे। धाएँ से फुटबॉल आकर ऐन भैया की प्याली में आकर गिरी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके जोर से डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल गोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओहो, एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे इन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या कोई अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़कर गए। देखा तो मुडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन टाइप और नींबू के कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब भी हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि ज़रूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए
तो वो और भी जोर जोर से कह कहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चाचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो इत्तफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहमकर रुक गया था। हंसी ने उसके होंठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया था। उसके हाथ ढीले हो गए, प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल सिहा भौरा थे, मगर आंखें जैसे सिहा कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। ओंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तेहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ही ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसीलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाए और बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ बिचे हुए थे, नथने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सा पर हैं आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बड़ी लगती थीं। शबनम की बात पर हम सब कह कहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी है, मैंने भाभी को धमधम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत ज़दा होकर बोली। इनकी भैया की बीवी? ओहो, उसने संजीदगी से अपनी नज़रें झुका लीं। मैं समझी, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत की। मगर डोंट बी सिली, शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत। मैंने शबनम की बात को बीच में काटा। नहीं, भाभी ने मार्टेस से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी हैं। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी हैं। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफ़रत है। बुरा सा लगा होगा उन्हें। नहीं नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, साफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे, मगर मुझे तो मालूम भी न था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाज़ा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी, मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी। फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मलिका हैं, बच्चों की मलिका हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी। वो बेवकूफ़ न थी। भाई चाहे मुझे कोई प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और माफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत रही होंगी, मगर अब तो आपका नज़रिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी, और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुडेर की तरफ जा रही थी, तब भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुडेर पर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आँखों से भैया को तौला
और छलाबी की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लान पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया था जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीज कुत्ता टांगों से उलझ रहा था। उसकी सुडौल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थीं। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फ़ौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा तो वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी, बल्कि वो भैया की तरफ कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थीं, ओंठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जबान निकालकर अपने ओंठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थीं और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थीं। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या ज़रूरत थी? इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उसका जिस्म संबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन में आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा, भाभी को भेज दो। रस्मन शबनम को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुडेर फलांग कर आई तो न जाने क्यों मुझे तो वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और चिमट गया। अभी और थोड़ा ले चलो आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊँट के ऊँट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हो। भाभी को आता देकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर भैया बेहयाई से हंस दिए। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी? भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते ज़मीन पर लोटपोट हो गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थीं। आप लोग समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं, वो तो पहले से भी ज़्यादा महली रहने लगीं, पहले से भी ज़्यादा खाना खाने लगीं। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ़ थीं। चटनी लगा लगा कर भजिए निगल रही थीं। सिके हुए तोसों पर ढेर सा मक्खन लगा लगा कर खाए जा रही थीं। भैया और शबनम को देख देख कर हम सभी परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थीं। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती थीं, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थीं, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियाँ पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थीं, आ गईं। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से बोंबल मछली की तरह फिसल जाती थीं। फिर वो खिसियाकर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे
और भाभी लज्जित होकर फ़ौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गईं। उनके कपड़े उनके जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक मालूम नहीं होती थीं जितना कि वो चिपके हुए कपड़ों में मालूम हो रही थीं। ओहो, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर तो, मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डनपल पिल्लों का गद्दा नहीं बनी, उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा। और भाभी मुंह थुताए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुरियाँ लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गईं। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियाँ देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थीं। उनके होंठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थीं, लिहाजा बड़ी तेज़ी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थीं। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेरी ली जैसे खुबानियाँ ना हों, सांप बिच्छू हों। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रहीं। हद है, उन्होंने नथने फड़फड़ाकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उंडेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे बोर ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हो। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नस्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ़ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके उन्हें वापस बिठा लिया। बेचारी नाक सुकुड़ाती बैठ गईं, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गईं। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थीं और बारहा भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियाँ उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींचकर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेंपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोंचों पर प्यार से टिंचे लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आँखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थीं, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थीं। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया तो वो बहुत ठंडी पड़ गई थीं। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही न आता और अगर आता भी तो फ़ौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती थीं। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। न गुस्सा हुए न बिगड़े। शमलदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगीं। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तोफैल भाभी के चचाजाद भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तोफैल ने शाम तक उनका इंतज़ार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए, उन्होंने रुखाई से तोफैल से कहा। मेहर? भाभी थर थर काँपने लगीं। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे?
ये चाहें तो उन्हें ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत न हुई, सहम कर ठिठक गईं। और फिर भाभी ने अपने नारीत्व की पूरी तरह बेआबरुआई कर डाली। वो भैया के पैरों पर लौट गईं, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ न कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक न दो। मैं यूं ही ज़िंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत न होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका हूँ, अब क्या हो सकता है। मगर भाभी को कौन समझाता, वो बिलबिलाए चली गईं। बेवकूफ़। तोफैल ने एक ही झटके में भाभी को ज़मीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठो, और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थीं। अब्बा की मौत के बाद उनके घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थीं। उन्हें उस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थीं। भाभी चली गईं। फिजा ऐसी ख़राब हो गई थी कि भैया और शबनम भी शादी करने के बाद हिल स्टेशन चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक अंदाज़ा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुईं। अम्मा का इंतकाल हो गया, आशियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आँख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती थी। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहते। मगर जब उनका ख़त आया कि वो मुंबई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन याद आ गया। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर न आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक बजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गरम गरम गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का लौंदा बन गई थी। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरछरे से थे। 1 तोला गोश्त न इधर न उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी, तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा था। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। ये नागिन इन्हें डसकर बेसुध कर देगी, इन्हें मज़ा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को, फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली हुई आँखें गंदली और बेरौनक हो चुकी थीं। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हामिला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली शाखों जैसी बाहें मुकद्दर की तरह हो गई थीं। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थीं। भवें शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थीं, जब भी इतनी गहरी पेल्सिन घिसनी पड़ी थी। भैया रिटज में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे पूरे शबाब पर था। मिस्री हसीना अपने छाती जैसे पेट को मरोड़िया दे रही थी। उसके कूल्हे दायरों में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक शिफान में से उसकी रूपहली टांगें हाथी दांत के तराशे हुए सतूनों की तरह फड़क रही थीं। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थीं। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी, जो कभी शबनम थी और वो मिस्री रक्कासा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशों हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियान लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो।
मिस्री रक्कासा के कूल्हे तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चकफेरियाँ खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नज़रों से उन्हें तक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गईं। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थीं। बैरा तरोताज़ा रस भरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थीं। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उसकी रस्मी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थीं। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज़ पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचककर मेरे वजूद को मान दिया। मेरी बेगम, उन्होंने डरामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान, जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्मों रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रस भरियों पर उंडेल दिया और उन पर जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत और चुगताई की लिखी कहानी भाभी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।